जीवन बसर कर रहा है। सत्य है, झूठ की दीवार कमजोर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस पर बहुत संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देंगे। अच्छी लोककथा है और उसका संदेश भी बहुत अच्छा है। तो देखता है वो बधाई की बात है। तो उन्होंने लिखा ना, एक दिन दीवार टूट गई तो एक दिन को अंततः लिखते वक्त सुधा पांडे जी, एक दिन को आप लिखते अंततः। तो इससे जो है वो कालखंड का जो एक प्रभाव आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो शुरू हो जाएगा। अच्छी लोककथा है। चलिए, सुधा पांडे जी आज पास हो गई परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी, आपकी रचना को उन्होंने पसंद किया। और जिनकी रचनाओं पर सुझाव मिलेगा उनको भी उसी सहजता से स्वीकार करना चाहिए जितनी प्रशंसा को वे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरह की बातें चाहिए। और इसमें हमें अध्यक्ष महोदय को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं में इसके लिए पहचाने जाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ढेर सारे लोग इसीलिए इकट्ठे भी हुए हैं। चलिए, मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, लोककथा ऐसी होनी चाहिए जो बहुत जल्दी में ख़त्म भी हो जाए। हमारे दूसरे रचनाकार प्रियंका श्रीवास्तव सुब्रत जी, कृपया आइए, अपनी एक लोककथा पाठ कीजिए। जी, मैं 1 मिनट में उपस्थित हो रही हूँ। तब तक दूसरे बुला लूँ? नहीं, मैं बस लोककथा निकाल रही हूँ। अनीता जी अपना माइक और अनीता जी का माइक बार-बार तंग कर रहा है। अनीता जी, आप अपना माइक को बंद कीजिए। यहाँ शुरू से ही आपका अनीता जी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। मंजू सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, योगराज प्रभाकर जी। मंजू सक्सेना जी, आपका माइक म्यूट है। मंजू सक्सेना जी भी जुड़ गई हैं, उनका हार्दिक स्वागत है मंच पर। एक जगह से सम्मानित होकर आ रही है, नहीं तो शुरू से ही आती, लेकिन वो योगराज प्रभाकर जी को सुनना चाहती थी, वो तो बाद में सुन लेंगी। लेकिन अभी आपका सानिध्य पाना चाह रही थी। डॉक्टर मंजू सक्सेना जी लखनऊ से जुड़ी हैं, उनका हार्दिक स्वागत है मंच पर। सभी को प्रणाम, नमन सबकी नमस्कार सभी को। नमस्कार। जी, आज इजाजत हो तो मैं शुरू करूं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी। सभी को नमस्कार। सिद्धेश्वर जी, इस मंच को आपके साथ हमारे अध्यक्ष सादर नमस्कार। और मैं सीधे अपनी लघु कथा पे आती हूँ। मेरी लघु कथा बाल लघु कथा है, जिसका शीर्षक है संस्कार के बीज। दादी माँ, मैं आपको नई बात बताने आया हूँ और आप तो कन्हैया जी से बातें कर रही हो। आप रोज दिन कन्हैया जी से बातें करती हो? हाँ बेटा, वो भी आपसे बातें करते हैं। दादी मुस्कुराकर उसे प्यार कर ली। अब रिसु दादी के बगल में बैठ गया और कन्हैया जी को प्रणाम करके बोला, दादी माँ, मैंने कन्हैया जी को प्रणाम भी कर लिया। अब बताओ, आप उनसे क्या बातें करती हो? बेटा, तुम्हें भूख लगती है या कहीं चोट लगती है तो तुम दौड़ कर अपनी मम्मी, पापा या दादी के पास आ जाते हो। मैं किसके पास जाऊं? इसलिए मैं कन्हैया जी के पास आ जाती हूँ। दादी माँ, कन्हैया जी को आपसे सब कुछ दे देंगे, मिल जाएगा उनसे। ये आपको किसने कहा? मेरी दादी ने। आप मुझे उनकी कहानी सुनाइएगा। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने ही मुझे कन्हैया जी की तस्वीर दी और कहा, यदि तुम हमेशा सच बोलोगी तो कन्हैया जी तुम्हारे मन की बातें पूरी कर देंगे। तो आप रोज उनसे बातें करती हो? हाँ बेटा, वो आपके मन की बात पूरी कर देते हैं। हाँ बेटा। जिसको हाथ जोड़कर पुनः कन्हैया जी को प्रणाम करके बोला, कन्हैया जी, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा और बड़ों की बात मानूंगा। आप मुझसे भी बातें करना, मैं दादी माँ का भी पूरा ख्याल रखूंगा। कन्हैया जी, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। दादी ने उसके सर पर अपना हाथ फेरा, वह उनसे लिपट गया। सच में दादी, पक्का प्रॉमिस किया हूँ। और उसका चेहरा गर्व से खिल उठा, दादी का भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। और अब आपकी लोक कथा पर योगराज प्रभाकर जी। ये रचना बतौर बाल कथा 10 में से
में से एक, आप मेरा आपसे समझ रहे होंगे, निराश होने की कोई बात नहीं, और आ सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। अब हमारे आज धन्यवाद सर। आज लेखिकाओं की संख्या अधिक है, बीच बीच में 2-4 लेखक भी हैं। जैसा कि हमने कहा था कि लेखिका अधिक उत्साह से सामने आ रही हैं। हमारे अगले लघु कथा लेखिका हैं जो गज़ल भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, चित्र भी बनाती हैं, विविध विधाओं में हैं, और खास कर योगराज प्रभाकर जी के सामने अपनी लोक कथा का पाठ करने की बहुत इच्छा भी रखती थी सपना चंद्रा जी। मैं उन्हें बहुत ही विनम्रता आमंत्रित करता हूं कि अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। माइक ऑन कीजिए सपना जी। सपना जी अपना माइक को ऑन कीजिए। हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय योगराज सर, मुख्य अतिथि एवं सभी साथियों का अभिनंदन। तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है अंजाम। आंगन में प्रवेश करते ही मनोहर चिल्लाते हुए बोले, अपने लाडले को समझाओ, नहीं तो एक दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। हम साधारण लोग हैं और साधारण ढंग से ही रहना चाहिए। मनोहर जी गुस्से में भरकर पत्नी शिखा को देखते रहे। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है जो इतना लापरवाह सा हो गया है, दिन भर घूमता फिरता रहता है। उन सभी का क्या, मामला पैसे देकर निपटा लेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा। अरे अब बच्चा अपने दोस्तों के साथ ही तो घूमे फिरेगा ना, क्या कहूँ उसे, घर में ही बैठा रहे। तुम्हें मालूम भी है कुछ, आजकल इस उम्र के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। इतने सयाने हो गए हैं कि कुछ टेर नहीं लगने देते। क्या हो गया, कुछ साफ साफ कहेंगे तो ना मैं समझूं। जवान बच्चा है, उसे हमेशा कुछ कुछ कहना क्या अच्छा लगता है। जिन लड़कों के साथ रहता है उनके चाल चलन बिल्कुल अच्छे नहीं है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे अपनी हाथों में सुई चुभो रहा था। तुम तो बेकार में ही शक करते हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जवान है, समझदार भी है, समझा दूंगी उसे। तुम हमेशा उसके पीछे मत पड़े रहो। ठीक है, फिर भुगतना अंजाम। जवान है तभी तो चिंता होती है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जवानी सलाखों के पीछे कटे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया योगराज प्रभाकर। लघुकथा अच्छी है, बिल्कुल भाषा पात्र अनुकूल है, लेकिन रचना के अंत में कुछ कमी लग रही। बात तो आप कहना चाहती थी, बात नहीं। देखो, दो व्यक्तियों के बीच की बात हो गई कि भाई बेटा ऐसे कर रहा हो, कैसे नहीं जो करेगा ऐसे कर रहा, बात नहीं कह रहे थे वो लाखों के पीछे हो गया। और ये इस रचना में ये कमी है, तलाकों के पीछे हो गया तो मतलब बात खत्म हो गई। इसको दोबारा लिखी, जितनी आपने लिखी है ना उससे 10 में 7 नंबर है, आपको कोई बात नहीं। और 3 नंबर का आपने छोड़ दिया ना, वो अच्छी छोड़ शांत सोचती कैसे क्या होगा। अगर शांत बच्ची बड़ी सुंदर आपकी शुरू से चलिए, बल्कि मैं तो पूर्व सेना को बताने लगा था कि लेगोस और पैथोस का जो सिद्धांत है वो सपना चंद्रा ने बड़ी तरह से फॉलो किया। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंत के ऊपर काम करिए, ऐसा बात कीजिए। 6.5-7 नंबर आपके यहाँ पास है वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। माइक, हाँ ठीक, माइक ऑफ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बढ़िया समीक्षा कर रहे हैं और बहुत संक्षिप्त में, ताकि अधिक से अधिक रचनाकारों को हम इस कार्यक्रम में समेट सकें। हमारे मंच पर हैदराबाद, एक सूचना दे दूं कि जितने लघुकथाकार लघुकथाएँ पढ़ रहे हैं, अवसर साहित्य यात्रा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आज शाम तक अपने जो लघुकथा पढ़ रहे हैं वो लघुकथा और अपनी तस्वीर उसमें जो पोस्ट कर दीजिएगा, उस आधार पर मैं आगे का काम कर सकूं, इसलिए आपसे निवेदन है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं निधि गौतम जी, लघुकथा लेखिका हैं निधि गौतम हैदराबाद से। उनसे
सादर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ लोककथा पाठ करने के लिए। निधि गौतम है कि नहीं? अगर नहीं है तो आगे हम बढ़ें। अनिल कुमार जैन जी हैं? अनिल कुमार जैन जी? जी। हाँ, तो अनिल कुमार जैन जी आप कृपया लोककथा पाठ कीजिए अभी जब तक वो आते। मंच को नमन। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है, आप पढ़िए। जी। मंच को नमन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दया भावना। अरे इसमें 50 रुपए कहाँ गए? शिव कहीं तूने तो नहीं लिए? माँ ने गुस्सा होते हुए कहा। माँ वो मैंने शिव हकला रहा था, तड़ाक से एक झापट उसके गाल पर पड़ी। बगैर पूछे रुपए क्यों लिए? ऐसे तो तेरी आदत गंदी हो जाएगी। किसके साथ रहता है तू, बता? पास खड़े पिताजी ने क्रोधित होते हुए कहा। वो रफीक। बच्चा अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही पिता बोले, अच्छा तू अपने मोहल्ले को छोड़कर उस रफीक के घर जाता है? बता क्या है रफीक के घर ऐसा? पापा, रफीक के बिल्डिंग में चिड़िया ने अंडे दिए हैं, वो देखने मोहल्ले के सभी बच्चे जाते हैं। मैं भी अंडे देखने गया था। बच्चे ने जवाब दिया। तो रुपए क्यों लिए तूने? माँ ने प्रश्न किया। माँ, जब हम दोपहर में रफीक के घर गए तो गैराज में चिड़िया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। हम बच्चों ने उसकी चोंच पर पानी डाला तो चिड़िया को होश आ गया और वह उठकर अपने घोंसले पर जा बैठी। हमने आसपास देखा, चिड़िया के पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं था। हम बच्चों ने मिलकर आसपास के मोहल्ले में पक्षियों के पीने के लिए पानी भरने के लिए सकोरे लगाने का निश्चय किया, जिसके लिए सभी ने 50-50 रुपए एकत्रित किए थे। मैंने अपने हिस्से के 50 रुपए जमा करने के लिए थे। तब आप बाजार गई थी। वापस आने पर आपको पता था, उससे पहले ही बच्चे की दया भावना देखकर माँ ने शिव को गले लगा लिया। धन्यवाद। अनिल जैन की अच्छी रचना है और इस रचना में मैं एडिशन करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा कि इस बार लघु कथा चर्च में भी इनकी रचना जो है वो स्वीकृत हुई और अनिल कुमार जैन जी ने लेखनी में एक जैन आदमी बोल रहा है, दया भाव में जितनी जैनों में होती है सच्चाई बहुत अच्छी रचना है अनिल कुमार जैन की। लेकिन इनके शीर्षक को पत्र दोबारा गौर कीजिए, ये बहुत बचकाना सा शीर्षक है दया भावना। ये निबंध का शीर्षक हो सकता है, लघु कथा का नहीं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत सारे नए रचनाकार सृजन कर रहे हैं लोककथा का और नए पुराने दोनों रचनाकार लोककथा को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें योगराज प्रभाकर जी जैसे अध्यक्ष संपादक विचार को यदि हम अमल में लाए और उनसे प्रेरणा लें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बेहतर रचनाओं का सृजन कर सकते हैं। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजप्रिया रानी जी हमारे मंच पर जुड़ी हैं। वो कविता तो लिखती रही हैं लेकिन लघुकथा लिखने का बिल्कुल नया प्रयास कर रही हैं। आज देखते हैं कि वो कौन सी लघुकथा लेके आई है। योगराज प्रभाकर जी से शायद उन्हें कुछ सुझाव भी मिल जाए। राजप्रिया रानी जी कृपया अपनी एक लघुकथा का पाठ करें। स्वागत जी। नमस्कार सर, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पांडुलिपि। शेखर उपाध्याय अपने पिता रविशंकर उपाध्याय जी की लिखी कुछ कविताएं और रचनाएं लेकर प्रकाशक के पास पहुंचा। संपादक महोदय जी, मेरे पिताजी की कुछ कविताओं की एक पांडुलिपि तैयार रखी है मैंने, जिसे छपवा कर एक पुस्तक का रूप देना चाहता हूँ। क्या आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है? जी हाँ, मैंने सोचा मेरे पिताजी की लिखी गई रचनाएं
कागजों के ढेर में अपमानित महसूस कर रही है, तो क्यों ना उन्हें पाठकों के बीच लाया जाए, उनको भी एक पहचान मिल जाए और पाठकों को एक नई दिशा। क्या उनकी कविताएं अप्रकाशित हैं? संपादक जी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछे। जी, कुछ प्रकाशित हुई थी, लेकिन कुछ कविताएं अप्रकाशित हैं। बड़ी विनम्रता के साथ। प्रकाशित कविताओं का कैसा स्तर है? मेरा मतलब सामयिक विषयों पर गढ़ी गई थी, राष्ट्रहित को बढ़ावा देती रचनाएं हैं, या युवाओं को प्रेरित करती कविताएं हैं, या बस यूं ही छानबीन की झड़े लगा दी संपादक महोदय जी ने। महोदय, आप इन कविताओं का मूल्यांकन कृपया पढ़कर कर ले। मैं एक दिन आपके पास पांडुलिपि छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे बता दे कितनी प्रति पर कितने पैसे लगेंगे। मैं उसी अनुसार तैयारी करके आता हूँ। ओ भाई साहब, सब ठीक है, मैं अपने बाजार मूल्य पर प्रति पैसे लूंगा, लेकिन तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। जितने पैसे पुस्तक छपवाने में लगवाओगे, लेकिन मरणोपरांत उनकी पुस्तक पढ़ेगा कौन, खरीदेगा कौन? अपने जीवन स्तर, अपने जीवन काल में अगर सुप्रसिद्ध होती तो बात कुछ और होती। यह लेखक अपनी ही पुस्तक छपवाकर अलमीरा तक सीमित छोड़ देते हैं, तो दूसरों की पुस्तक लेकर क्यों भीड़ बढ़ाए? बड़े शांति भाव से शेखर को संपादक महोदय समझाने लगे। तभी जोश में शेखर बिजली की भांति उठकर पांडुलिपि लेकर घर पहुंच गया। जहां से उठाया था वहीं रख दिया, ये सोचकर कि दूसरों के घर अपमानित होने से बेहतर है अपने घर इज्जत से रखना। धन्यवाद। योगराज प्रभाकर जी, आपकी लोक कथा पर 2 शब्द देंगे। राष्ट्रीय की अच्छी रचना आपकी बहुत अच्छी और उसकी प्रति हुई है। आवश्यक विस्तार। मेरा सवाल एक छोटा सा है, आप इसके ऊपर गौर करिएगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस पर क्या सवाल कर रहा हूँ। क्या आज की तारीख में ऐसे प्रकाशक हैं जो पैसा नहीं देते किताब छापते हुए लिटरेचर? ये थोड़ी अनसही बात जी, आप जरा इसके ऊपर गौर करिएगा। अदरवाइज आपकी कथा बहुत अच्छी है कि मैं थोड़ा मेरे 2.25 नंबर का चश्मा लगा हुआ तो मैं जरा थोड़ा ब्रीफ देख लेता हूँ, तो ये मुझे थोड़ा खटका। क्या प्रकाशक को क्या लेना भाई, पढ़ो मर गया या कैसा था कैसा नहीं था, वो लोग मेरा पैसेदार पता। ये जरा इसके ऊपर गौर करिए। वैसे अच्छी रचना है, बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजप्रिया रानी जी को आशीर्वाद मिल गया, वो नहीं लिख रही हैं। मुझे लगता है कि वो और उत्साह होकर आगे और बेहतर रचनाओं का सृजन करेंगी। और उनकी रचनाओं को प्रभाकर जी ने वो विषय वस्तु को के बारे में जो सुझाव दिया है वह समझेंगी। और आज हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं डॉक्टर मंजू सक्सेना जी को देख रहा हूँ। वो थोड़ा सा सम्मानित होकर आई है, थोड़ा विलम्ब से जरूर आई है, लेकिन चूँकि हमारे अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप कृपया अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर सुदेशा जी। और मैं आदरणीय प्रभाकर जी को बहुत बहुत उनका नमस्कार करती हूँ और यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मेरी लघु कथा संवाद शैली में है। इसका शीर्षक ही है 2 संवाद। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो स्वीट हार्ट, ऑफिस पहुंच गए? शाम को जल्दी घर आना। याद है ना, आज मेरी मम्मी से मिलने जाना है। रास्ते में हूँ डार्लिंग, लंच के 1 घंटे बाद पहुंचता हूँ, तुम तैयार रहना। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, ऑफिस पहुंच गए क्या बेटा? जरा शाम को जल्दी घर आ जाना, तेरे पिताजी को खांसी बहुत आ रही है, डॉक्टर को दिखाना है। माँ, आप भी घर से निकलते ही फोन कर देती हो, और ऑफिस से घर जल्दी कैसे आ जाऊंगा? वो ऑफिस है, आपका घर नहीं कि जब चाहे मुंह उठा के निकल लूं। फोन रखता हूँ। धन्यवाद। बहुत कभी हुई और बहुत कभी लघु कथा है। बहुत कभी हुई है, बहुत कभी हुई है। अब देखते ना, 2.25 नंबर का चश्मा बोल रहा है, मेरी मजबूरी में क्या करूं। फोन पर एक ने जो कहा वो तो पता है, दूसरे ने क्या कहा वो आपने कैसे सुन लिया? आपको
कैसे पता चला कि सामने वाले ने क्या कहा? आप मेरी सीनियर हैं, मैं आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ। थोड़ा सा छोटा होने का फायदा भी होता है। इसको ना आप थोड़ा सा इसका परिश्रम कीजिए, थोड़ा और परिश्रम कीजिए। ये टेलीफोन बहुत सुंदर लोगों को समझ जाएगी। अनीता रश्मि की चली गई है, इन्होंने अभी रिसेंट की एक टेलीफोन चली गई। हाँ, अनीता रश्मि ने बड़ी सुंदर टेलीफोन चली गई है। हालांकि विषय पुराना है वो, लेकिन बड़ी सुंदर लोगों को था। मुझे आता है कि मंजू जी मेरी बात को थोड़ा तो क्यों मानेगी? थैंक यू वेरी मच। नहीं, कोई बुरा क्यों मानेगा? अरे आपसे सुझाव के लिए तो हम लोग बैठे हैं। आपका सुझाव बारीकी वाली बात बताइए। आपको क्या पता कि दूसरे आपने लिख तो दिया हो तो आपको पता है। जी पढ़ने वाले को क्या पता क्या? टेलीफोन पे बात हो रही है, आपने सामने की बात और, लेकिन बहुत अच्छी है 2 पार्ट में जो आपने लिखी है, 2 सवाल बहुत अच्छा। देखिए, लघु कथा वो कितनी गंभीरता से हमारे अध्यक्ष महोदय सुन रहे हैं, एक एक मर्म को वे समझ रहे हैं। इतनी गंभीरता से सुनकर और समीक्षा करना, वही त्वरित समीक्षा करना, पहले से वो आपके पास लोक कथाओं के पास नहीं है। यह बहुत कम लोगों में यह गुण भी है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पुनः योगराज प्रभाकर जी को। हम लोग के लिए वे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने व्यस्त समय में से निकाल कर हम लोग के बीच आए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगला अगर निधि गौतम आ जाएंगी तो हमें सूचित करेंगी, कहीं गई हुई हैं या पता नहीं। योगराज आ गई हैं? हाँ। आप कहीं गई हुई थी, आपको हम आवाज़ दिए थे, निधि गौतम जी का इशू था थोड़ा। चल कोई बात नहीं है। आपको मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हैदराबाद से आप जुड़ी हैं, आप कृपया अपनी एक लघुकथा पाठ कीजिए। और पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जो भी लोग लघुकथा पाठ कर रहे हैं, अपनी एक तस्वीर, एक लघुकथा जो आप पढ़ रहे हैं, और शाम तक हमारे औसत साहित्य यात्रा पेज पर डाल देंगे। नमस्कार सभी को। मेरी लघुकथा का नाम है एहसास। अरे ये क्या, मेरा दोस्त रमेश मेरी रोती हुई बेटी को गले से क्यों लगाया हुआ है? मेरी पत्नी भी रो रही है। मेरा घर लोगों से भरा पड़ा है। जमीन पर सफेद चादर ओढ़ यह कौन सो रहा है? यह क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और पास जाकर देखा तो सुमित चिल्ला उठा, अरे यह तो मैं ही हूँ। क्या मैं, कब, कैसे, कहाँ? बगल में खड़ा लफंगा रमेश अब मेरी पत्नी को अपनी बाहों का सहारा दे रहा है। उसे तो बस औरत के शरीर से चिपकने का मौका चाहिए। जार जार रोती मेरी पत्नी और बेटी कैसे मेरे बिना रमेश जैसे भेड़ियों का सामना करेगी? यह सोचकर सुमित की आत्मा सिहर उठी। मेरे किए दुष्कर्मों का फल अब मेरी जवान बेटी और पत्नी को भुगतना पड़ेगा। पर उन दोनों का क्या कसूर? कसूर तो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और रात चलती उन तमाम लड़कियों का भी नहीं था जो मेरी वासनापूर्ण नजरें, ख्याल और चूहन की शिकार हुई थी। अब किसी लड़की या औरत को देखा तो बस मौके पर धक्का लगा दिया, किसी को नजरों से ताड़ा तो किसी पर भद्दे कमेंट्स कर दिए, या फिर किसी पर हाथी फेर दिया। कुछ तो मुंह से गालियां देती तो कुछ हाथ चला देती, कुछ तो चुपचाप आंखों से अंगारे उगलते वहां से खिसक जाती। पता नहीं क्या मजा आता था यह सब करके। इस वासना के नशे के में साथ देने के लिए कोई ना कोई जरूर मिल जाता था। ऑफिस में रमेश और मैं रोज सिगरेट की धुआं की तरह औरतों की स्मिता को हवा में उछालते रहते थे। कभी कभी इसके लिए मन में ग्लानि भी होती, इस दलदल से निकलने की भी इच्छा होती, पर इस नशा के छूटने के पहले ही मेरी जिंदगी हाथ से छूट गई। वह इसी उद्विग्न में था कि अचानक लगे झटके से उसकी तंद्रा टूट गई। पसीने से तरबतर सुमित वौचक सर टीटी को देख रहा था, ला रहा था, आदमी को या कुंभकर्ण, कितने देर से तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, टिकट क्या भी है कि नहीं, टिकट दिखाओ। जी धन्यवाद। माइक म्यूट है सर आपका।
अध्यक्ष जी मैं कौन हूँ? आपकी माइक म्यूट था। आपकी कल्पनाशीलता की दाद देनी पड़ेगी। बहुत सुंदर आपकी कल्पना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनका शब्द संयोजन बड़ा अच्छा होता है, कुछ होता है जिसका कथानक बड़ा अच्छा होता है, कुछ होता है जिसका प्रारंभ बड़ा अच्छा होता है, जिसका अर्थ बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आपकी रचना में जो आपकी कल्पनाशीलता है ना, वो बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत पसंद आई। ऐसी रचना लिखना एक रिस्क वाला काम होता है। बस एक काम करें, जो बीच वाले वो लंबे सवाल है ना, उसको थोड़ी सी कैची चला दें, कहानी लोग कथा आपकी बहुत खुश हो जाएगी। तो ये कहानी भी जो है आपकी 10 में से 7 नंबर 7.5 नंबर के लिए एलिजिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, योगराज प्रभाकर जी जैसे समीक्षक से संपादक साहब को 7 नंबर मिल गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा उन पर सुझाव और लोग भी जो लोगों से निवेदन है कि कोई गोष्ठी खत्म होने के पहले आप जान नहीं, इस तरह की गोष्ठियाँ बहुत कम होती है जहाँ योगराज प्रभाकर जी जैसे विद्वान लोककथाओं पर इतनी सूक्ष्म टिप्पणी दे रहे होते हैं और कुछ सीखने का मौका मिलता है। सिर्फ अपनी लोककथा पढ़ के चला जाना से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यहाँ आप एक दूसरे की लोककथाओं को सुने और देखिए बारीकी से अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ पूरा है, कहाँ बेहतर है, और उस कारण से आपको आगे बेहतर सृजन करने में आपको सहायता मिलेगी। इस गोष्ठी का यही महत्व है। मैं बराबर कहता हूँ कि इस तरह गोष्ठियाँ एक पाठशाला का भी काम करती है, पाठशाला ही है। चलिए, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज महिलाओं की संख्या, जैसा मैंने कहा कि लेखिकाओं की संख्या अधिक है, तो बीच में मैं डॉक्टर अनूप प्रभात को बुलाना चाहूँगा, जो लगातार कविताएं वगैरह तो लिखते रहे। कहानी के लिए कई किताबें, उनकी किताब प्रकाशित हुई है कहानी की। उनकी कहानी पर कुछ एक आध फिल्में भी बनी है, फीचर फिल्म। लेकिन लघु कथा के क्षेत्र में वे बिल्कुल नए हैं और मैं चाहूँगा कि वे अपनी एक लघु कथा पाठ करें और योगराज प्रभाकर जी क्या बोलते हैं उन पर ध्यान दें। अनूप प्रभात जी नमस्कार। इतने बड़े लघु कथाकार और समीक्षक के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ और मेरा सिद्धेश्वर जी बोली दे तो मैं ये इस मामले में मैं नया रचनाकार हूँ। सीधे आता हूँ। आज की लघु कथा का शीर्षक है मुआवजा। खाला जुबेदा की आंखें रोते रोते सूज गई। उसका एक ही बेटा था और वह भी नहीं रहा। अगले ही दिन दिल्ली जाने वाला था। पति असगर ने उसे रोक लिया। उसने कहा था, कुछ ही दिनों की बात है, गांव में ही फैक्ट्री खुल रही है, काम ही काम होगा। अब दिल्ली जाने से क्या फायदा, पास में रहेगा तो अम्मी भी खुश रहेगी। वह मान गया था। आज असगर को पछतावा था अपने बेटे को दिल्ली नहीं भेजने का। रात में कुछ लोग आए थे सुबह सुबह फैक्ट्री के मैदान में जमा होने को। दरअसल गांव से बड़ी मस्जिद जाने के लिए रास्ता को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। सरकार की ओर से फैक्ट्री के कैंपस के बगल से अच्छा खासा रास्ता दे दिया गया था, लेकिन गांव वाले को मंजूर नहीं था। वे पूर्व की भांति फैक्ट्री के बीचों बीच रास्ता चाहते थे। इसके लिए अक्सर बैठकें होती रहती थी। असगर को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। अरे थोड़ा बगल होकर चले जाएंगे तो क्या होगा। इसके लिए जिद कसी, खामखा फैक्ट्री का काम रुका हुआ है, फैक्ट्री खुलने से रोजगार बढ़ेगा, ये नहीं सोचते। असगर को लगता था हो न हो इसमें दूसरे लोग हों, ठेकेदार, नेता आदि। इसलिए उसने जुबैदा को कह रखा था, इस सब से अपने बेटों को दूर रखना, न हो तो उसे घर में बंद कर देना। जवान खून है, क्या पता किस भड़कावे में आ जाए। खाला जुबैदा ने भी हिदायत दी थी, खुदा का वास्ता तुम इन मसलों से दूर रहना, कहीं मत जाना। कबीर उसकी बात मान गया था, लेकिन वो कौन लोग थे जो उसे साथ ले गए, खाला नहीं जान पाई। वह तो तड़के ही पटुआ कमाने अपने पति के साथ खेत चली गई थी। वह लौटी तो धू जल रही थी फैक्ट्री। चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। भागते दौड़ते लोग थे, पुलिस ही पुलिस।
इसी बीच कई लाशें और उन लाशों के बीच उसका बेटा कबीर। किसने आग लगाई, किसने पत्थर फेंके, कैसे गोलियां चली, बस सवाल बनकर रह गया जांच के आदेश के साथ। अब मुआवजा की बातें हो रही थी, नौकरी की बातें हो रही थी, नेता लोग आ जा रहे थे, मगर खाला जुबैदा के कान सब कुछ सुनते हुए बंद थे। वह अपनी भरी भरी सूजी आंखों से अपने पति के कंधे पर स्वर रखकर केवल इतना ही बोल पाई, जब मिट्टी देने वाला ही नहीं रहा तो मुआवजा कैसा। धन्यवाद। अमित पवार जी, आप शायद मुझे पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं। मेरे सफेद बाल और सफेद मूछों से लोग समझते नहीं, बहुत अक्लमंद आदमी भाई, मैं बहुत अनाड़ी आदमी, तो आप कोई ऐसी हिस्सा मत करते। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। देखिए जी सर, हर चीज जो है ना, हर कथानक जो है वो लघु कथा के अनुकूल नहीं होता। आपका ये जो कथानक है, इसको विस्तार देकर कहानी बनाइए, बहुत अच्छी कहानी बनेगी। लघु कथा के रूप में ये जो कथानक है वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाया जो पैदा कर सकता। इसको विस्तार दीजिए और इसके ऊपर प्रॉपर कहानी दीजिए, और आप विश्वास कीजिए बहुत कामयाब कहानी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा आपको मिली होगी कि लघु कथा के लिए क्या चाहिए, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं विषय का चुनाव करने में। लघु कहानी के विषय को लघु कथा बनाने में ये भूलें हो जाती है, और इससे हम लोग को बचना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया ढंग से योगराज प्रभाकर जी इस बात को बतला रहे हैं। और इस क्रम में मैं एक वैसे रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूँ जो लगातार लघु कथा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और कविता कहानी तो लिखती ही हैं, लेकिन लघु कथा में भी अपनी पहचान बना रही है धीरे धीरे। हमारा से लखनऊ से जुड़ी हैं रश्मि लहड़ जी। रश्मि लहड़ जी को मैं आमंत्रित करता हूं उनकी एक लघु कथा के साथ। जी, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है स्वाभिमान। रत्ना के घर के सामने निर्माण कार्य चल रहा था। वह सहसा ईंटें सर पर रखने वाली एक गरीब मजदूरन को देखने लगी। रत्ना को महसूस हुआ कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही उसकी डिलीवरी हो सकती है। मध्यावकाश में उसने अपने घर की खिड़की से बाहर झांका। वह बैठी मोटी रोटी पर हरी चटनी रगड़कर खा रही थी। दोनों पैरों को मोड़कर बैठी वह मजदूरन रत्ना को जैसे अपनी ओर खींचे जा रही हो। रत्ना ने गौर किया कि उसकी मांग सूनी थी। आखिरकार वो उसके पास पहुंच गई। हेलो, नमस्ते मैडम जी, मैं यही सामने वाले घर में रहती हूँ। मुझे लगता है जल्दी ही तुम्हारी डिलीवरी। जी मैडम जी, इसी हफ्ते एडमिट होना है। इतना कहकर वह ईंटें उठाने के लिए उठी। मुझे लगता है अब तुम्हें आराम करना चाहिए ना। अरे मैडम जी, आदमी मरा तो मैं 6 माह के पेट से थी। सास देवर के घर बैठने को बोली, मैंने साफ मना कर दिया। अब बताओ, क्या इतनी जल्दी कोई भूल पाता है अपने आदमी को? और मुझे उस शराबी जुआरी देवर के घर बैठना भी नहीं। अब सास दुत्कार कर कहती है कि मैं अपना खर्च खुद उठाऊं, होली का आधा किराया भी दूं। कहते कहते वह हार गई। थोड़ा ठहर कर वह दृढ़ता से बोली, मैडम जी, मैं गरीब जरूर हूँ, गलीच नहीं हूँ। मैं अपना और अपने बच्चे का खर्चा खुद उठाऊंगी। और ईंटें सर पर रखकर शेरनी की तरह आगे बढ़ गई। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत प्रभावशाली लघु कथा, बहुत प्रभावशाली लघु कथा। सादर धन्यवाद। इतनी विषम स्थिति कोई स्त्री, अगर कोई औरत अपने स्वाभिमान पर कायम है तो उसको भी सलाम है। और ऐसा पात्र करने वाली रश्मि लहड़ को भी सलाम है। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर। बहुत आभार। वाह रश्मि जी, आप इसी तरह सक्रिय रहें। आपकी लघु कथा को प्रभाकर जी ने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता रश्मि जी अभी हैं कि नहीं है मंच पर?
एकदम है सिद्धेश्वर जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो नहीं, प्रभाकर जी बोले कि आप कहीं चली गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं बीच में क्या हो गई बात। आप तो हमारी संस्था के अभिन्न अंग हैं और लघुकथा के एक सशक्त हस्ताक्षर है। मैं अनीता रश्मि जी को आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े ही आदरपूर्वक कि अपनी एक लघुकथा का पाठ करें। आज योगराज प्रभाकर जी आपकी लघुकथा को सुन रहे हैं, हम लोग की लघुकथा को सुन रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अख्तर जी बहुत लोगों को याद रहेगा और हम चाहें कि योगराज प्रभाकर जी इसी तरह बीच बीच में हम लोग को थोड़ा सहयोग करें, समय दें, तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मुझे लग रहा है प्रभाकर जी को भी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों के बीच रहकर। तो अनीता जी, आप अपनी एक लघुकथा का पाठ कीजिए। जी, पहले तो जोहार, नमस्कार सभी को। मेरी लघुकथा का शीर्षक है सरिता। आदमी से रहा नहीं गया, हाथ में टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ ही गया। नित्य रात को एक घुटे हुए रुदन से उसकी नींद उचट जाती थी। समझ नहीं पाता था रात गए कौन छिपकर रोती रहती है। अब पास आती जा रही आवाज स्वर स्त्री का था। जा पहुंचा वह उसके पास। क्यों रोती हो रोज, क्या कष्ट है? मैं अपने पिया से मिलने को छटपटा रही हूँ। रोका किसने है? वह खुद तो नहीं रोकता ना? नहीं, वह दोनों बाहें फैलाकर बुलाता है, पर कैसे जाऊं? इस भार के साथ 2 मील भी चलना दुभर है। इतना का कचरों के भार से दूरी हुई नदी फिर वहीं खसक कर ठहर कर रोने लगी, इस बार हिचकी लेकर। रत्नों को अपने गर्भ में पालने वाले सागर का गला भी तो चोक है। आदमी अपनी भूमिका पर सोचने को विवश। सोचा काश आसपास कोई टहनी होती। धन्यवाद। अनीता रश्मि जी, आनंद आ गया, आनंद आया आपकी प्रारंभ बहुत सुंदर। फिर उसके बाद में जो आपने एक सस्पेंस क्रिएट किया, वो भी आपकी रचना कौशल को, आपको कहानी कहनी आती है, ये कहानी जितनी सबको आती है सब लिख लेते हैं करना, लेकिन लिखने और कहने में बड़ा अंतर होता है। कभी भी कोई शायर ये नहीं कहेगा कि मैंने गजल लिखी है, वो कहेगा मैंने गजल कही। तो कही वाली बात होती है और लिखने से कहीं बेहतर होती है। तो बहुत अच्छी लोग बताया और संदेश भी बड़ा जबरदस्त है। मैं इसके ऊपर अच्छा बात कर सकता हूँ। आखिर में अगर आपने एक जगह कहा उसने सोचा है ना, सोचा कब है ना? जी हाँ, है ना? हाँ हाँ है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या पता कि उसने कैसे सोचा? आपने सोचा कि नहीं, आप उससे बात करी क्या? नो, वो सोचा, आपको क्या पता लगा? आपको क्या पता कि उसने क्या सोचा? खुद बुलाया, आपका माइक नहीं होता। खुद बुलाया, हाँ, खुद बुलाया, बनाया, हाँ, गड़बड़ाया। गुड। सोचा, आपको कैसे पता कि सोचा उसके साथ? कितनी बारीकी से कितनी मेहनत से आप बता पा रहे हैं। 2 नंबर कहने का क्या करूँ? दूसरा सिद्धेश्वर जी मेरे बड़े भाई हैं, अगर परीक्षा की तो मेरी सिंचाई करेंगे। हाँ सही बात है। आपकी रचना पर बोलने के लिए मैंने पता पहले लंबा दम लिया। जी जी, फिर मैं बोल पाया। वैसे तो आपकी रचना पर बोलने के लिए मेरे को 2 सेकंड चाहिए थे, लेकिन टाइम नहीं था। बस यहाँ मुझे कभी लगी रचना बहुत खूबसूरत था। बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी सुक्षमता से, कितनी खासियत और कितनी सम्मानपूर्वक वो सुझाव भी देते हैं। योगराज प्रभाकर जी की यही खासियत तो है, उनके व्यक्तित्व, उनके कथन और उनकी और एक विद्वान की का यही व्यक्तित्व भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी आपका। मैं तो पहली बार इस तरह के, मैंने अपनी संस्था के माध्यम से नहीं, कहीं भी अध्यक्षता भूमिका देखते हुए मैं पहली बार आपको मैं सुन रहा हूँ। और सचमुच जो मैं जैसा सोचता था उसके अनुरूप ही आप निकले। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। जितनी सुक्षमता से बहुत कम समीक्षक या आलोचक या संपादक होते हैं जो सोचते हैं और इतनी निर्भीकता पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगराज जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगी।
वास्तव में यह लोक कथा खत्म हुई थी पहले, जब किताब में आई थी। आदमी अपनी भूमिका पर सोचने को विवश आस पास किसी टहनी की को तलाश करने लगा। और फिर अभी भी मैंने बदला। तो बताइए कि आपको दोनों में कौन सही होगा? सोचना भाई निजी, वो सोचे ऐसे करवाए। आपको कैसे पता है उसने क्या सोचा? नहीं, सोचा और आस पास टहनी की तलाश करने लगा। सोचा और आस पास टहनी की तलाश करने लगा। सोचा तो इसका मतलब आप ये देख के प्रवेश हो गया। ये देख के इसको बोलते हैं देख के प्रवेश। जी जी जी, ये भी देख के प्रवेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। करके बोल रहा हूँ, आप बेसिकली सीनियर हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज निशा कुमारी जी हैं क्या? अब ज़्यादा नहीं, 2-4 रचनाकार बचे हैं समापन की ओर हम लोग हैं। निशा कुमारी जी हैं क्या? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, आप कहाँ से हैं जरा बताते हुए 2 लाइन आप लोक कथा का पाठ कीजिए। मैं निशा भानकर हूँ, नई दिल्ली से, और मैं इस मंच पर अध्यक्ष आदरणीय गुजरात को मैं हमेशा ही देखती हूँ। इच्छा रहती है कि इतना अच्छा सब कुछ होता है, इसको लेकर हमें इसके साथ भागीदारी देनी चाहिए। और मैं बड़े ही मन से अभी उपस्थित हूँ यहाँ पर। और मैं एक लघु कथा सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है जिसका शीर्षक है मैं मर रहा हूँ। सुनिएगा। शीर्षक दोबारा बोलिए, शीर्षक दोबारा बोलिए। शीर्षक है मैं मर रहा हूँ। इस बार भी यही निकलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, निकलेगा तो यही। अरे जनता को जबरदस्त बगीचे बन गई थी। वह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ। विपक्षी तो इसके सामने घुमक कर बैठ जाते हैं, सबकी बोलती बंद कर देता है। हाँ भाई, बिल्कुल सच कह रहे हो। किसी की हिम्मत ही कहाँ पड़ती है जो इसके सामने खड़ा भी बोलना भी दूर बात है। बेईमानी करके भजन करना जो सीखेगा, सबको राजनीति में पारंगत हो गया। रैली को बिठाने के बाद जगह जगह समूह में खड़े लोगों के राजनीतिक सूझबूझ और साहस के गली गुंजायमान पड़े। दूर अंधेरे में एक व्यक्ति दुर्घटना जिसका पड़ता आता दिखाई दिया और फिर से बेढंगे स्पीड देकर दुर्घट गया। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति सिद्धता से उसके पास गया, उसे संभाल कर उसने की हिदायत देता हुआ अपना काम आगे बढ़ाया और बोला, भाई तुम कौन हो? तुमसे चला भी नहीं जा रहा है, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई है? नजदीक के स्ट्रीट लाइट में उसे पूरी तरह से व्यक्ति ने देखा और घबरा कर बोला, अरे तुम्हारे तो पूरे शरीर में पट्टियां बंधी है, तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घटी है क्या? समूह में खड़े लोग धीरे धीरे वहां से होने लगे। छोटी व्यक्ति ने सबको विशाल भरी आंखों से देखा और अपनी गर्दन में लगी बेल्ट को सही किया। दर्द मारे उसकी मुट्ठों से शराब निकल गई। वह बेजान आवाज में बोला, जी जी मैं लोकतंत्र हूँ। इन रैलियों ने मेरा यह कष्ट किया है, जिसने जनता को अधिक प्रलोभन दिया, जनता का बड़ा खरीदार बना, वही सत्ता का मालिक बन गया। मेरा वजूद खतरे में है। स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थी। फिर ने रैली के विरुद्ध बातें सुन ली थी। पहलवान से दिख रहे दो व्यक्ति अपने कमीज की आंखें को ऊपर की ओर खींचते हुए आगे बढ़ा और वह घायल व्यक्ति 2 कदम पीछे हटा। अब पीछे हट रहा है, कई बार समझा चुके हैं, तो अपने अस्तित्व के लिए मतलब। हंसते हुए उन्होंने छोटे व्यक्ति को धक्का देकर गिरा दिया। गिर ले भी अपनी हफ्ते से छोटे व्यक्ति कराहता रहा, मैं लोकतंत्र से मर रहा हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मर रहा हूँ। धन्यवाद।
टीचर जी, मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि आपकी लघु कथा मुझे सुनाई नहीं। अनिल कुमार जैन जी का माइक बदल टूर जो था वो ऑन था और आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, इससे मैं आपकी लघु की बातों पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे सुनाई नहीं और कट कट खट 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 ऐसे आवाज आ रही। अभी पर्सनली बैठेंगे, कभी मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। इस बार मैं क्षमा चाहता हूँ। और लोग अपना माइक को म्यूट कर ले। कोई माइक खोले रहते हैं जिससे कारण लोग सुन नहीं पाते हैं। माइक को म्यूट कर लिए, जिसको बोलने का अवसर मिले वही बोले। महेश जी का भी माइक नहीं, और लोग सब माइक जिसका खुला हुआ है वो बंद कर ले। सोनाली खड़े जी हैं क्या मंच पर? सोनाली खड़े, प्रणाम। मंच को प्रणाम। आप कहाँ से आप बोल रही हैं? हाँ, कहाँ से बोल रही हैं? मैं इंदौर से हूँ सर। इंदौर से? मैं इंदौर से हूँ। चलिए, आप आमंत्रित हैं। वर्तमान में लिखना शुरू किया। जी आप आमंत्रित है एक लघु कथा के साथ। तो जी मेरा लघु कथा का शीर्षक है अबोध माँ। छाया कुप्र से पीड़ा शुरू हो चुकी थी। वह छोटी सी बच्ची तो यह भी नहीं जानती थी कि वह माँ कैसे बन गई। अस्पताल में सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। घर वालों ने साथ नहीं दिया तो छाया को नारी निकेतन में सरकारी मदद पर रखा गया था। नारी निकेतन की वार्डन ने अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना भी दे दी थी। प्रसव हो चुका था, बच्ची होश में आ चुकी थी। तब तक सिटी मजिस्ट्रेट भी अस्पताल पहुंच गई थी। नारी जब आवाज आ गई तब थक जाओ। आवाज क्या है? काम नहीं कर रहा मुझे लगता है। नहीं, वही बोलेंगे। हाँ, हम बोलेंगे तब। 2 मिनट। लगता है उनका माइक काम नहीं कर रहा है। चले हम आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। हमारे मंच पर लखनऊ से जुड़ी है विजय कुमारी मौर्य जी। बहुत अच्छी लेखिका है, लेकिन आज कौन सी लोक कथा लेकर आई है मैं देखना चाहता हूँ। और वे लोक कथा के लिए सतत प्रयास कर रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही हैं और कविता भी लिखती रही हैं। विजय कुमारी मौर्य जी लखनऊ से जुड़ी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि विजय कुमारी मौर्य जी अपनी एक लोक कथा का प्रस्तुत कीजिए। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज मंच पर इतने ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये कविता की महफिल तो मैं देखा हूँ इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन लघु कथा की महफिल आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। और यह सब कुछ योगराज प्रभाकर जैसे संपादक और साहित्यकार की देन है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रति आप एक कट्टर तो मैं नहीं कहूँगा, एक निष्पक्ष निर्भीक समीक्षक संपादक हैं और इससे कई लोग भागते हैं। मुझे तो लग रहा था कि आज मंच पर 2-4 लोग नजर आएंगे आपके नाम सुनते के साथ ही। 1-2 लोग भागे होंगे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतने लोग जुड़ जाएंगे, गजल की जगह पर लघु कथा की महफिल छा जाएगी, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नए पुराने लोग हैं, लघु कथाकार हैं जो सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि हमें कहाँ कमियां हैं, हम और कैसे बेहतर लिख सकते हैं। और इस कमी को आप पूरा कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग हमें मिलते रहे, योगराज प्रभाकर जी। और मुझे निश्चित तौर पर आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए विजय कुमारी मौर्य जी से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया अपनी एक लघु कथा का पाठ कीजिए। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी और सभी को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दोराहे पर बचपन। आज हमारी काम वाली सुमन अपनी 13 साल की बेटी को नेहा को लेकर आई। मैंने सोचा शायद मुझसे मिलाने के लिए लाई है, तो मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और पढ़ाई की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद सुमन अपनी बेटी की ओर मुखातिब हो बोली, जा तू बर्तन मान, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। वह उठने ही जा रही थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ कर बैठा लिया और सुमन को हिदायत देते हुए कहा, खबरदार अगर इस बच्ची से काम कराया। तूने तो मुझसे कहा था कि मेरी बच्ची हर क्लास में फर्स्ट आती है। हाँ, सही कहा था।
मैंने, मगर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लाई हूँ। सुमन, तुम्हारा लालच बढ़ता जाएगा और इस बच्ची का बचपन काम के बोझ तले दबकर मुरझा जाएगा। इसे पढ़ाई से बेदखल मत करो। इतने में नेहा बोली, आंटी घर जाकर मैं मारी जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं सुमन को बुलाकर मैंने कहा, आज के बर्तन मैं खुद मांज लूंगी, ऊपर से तुम्हारे 200 रुपए और बढ़ा रही हूँ। इससे कोई काम न लेना, सिर्फ पढ़ने ही देना, सिर्फ पढ़ने देना। धन्यवाद। मुझे लगता है आपने लघु कथा लिखना अभी कुछ दिन पहले क्या शुरू किया है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरी आवाज क्वालिटी आपको आ रही है? आप मुझे सुन पा रही? चलिए खैर, मुझे नहीं पता इसको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ना जा रही है, आवाज जा रही है, माइक नहीं खोलूंगी। अब आप ठीक नहीं लिखा है वो लोग कथा के प्रेस लिखता है, वो चलता है। देखिए, इनकी मंशा ठीक होती है ना, वो आगे किसी ना किसी जगह पहुंच ही जाते हैं। विजय कुमार, मैं आपके माध्यम से बाकी और अपने मित्रों को भी संदेश देना चाहूंगा। सिद्धेश्वर जी, ये थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, तकरीबन 1 मिनट। लघु कथा जब भी लिखिए, कोशिश कीजिए कि उसको प्रथम पुरुष में ना लिखे, उसको मैं में ना लिखे। कोई हद नहीं मैं में लिख देगा, लेकिन उसका हद क्या मैं बता रहा हूँ। जब भी रचनाकार खुद मैं होता है ना, तो वो एक हमेशा आदर्श पात्र होता है। वो जजमेंटल हो जाता है, वो कभी भी गलत काम नहीं करता। मैंने भी हजारों लोगों कथाएं पढ़ी हैं, एक अंक में मेरे पास कई हजार लोगों कथाएं आती हैं। आज तक कभी भी मैं लिखने वाला कोई बलात्कारी नहीं होता, कोई चोर नहीं होता, कोई डाकू नहीं होता, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता। मैं में मत लीजिए, इसके प्रश्न लिखिए, और अगर स्वामिता से थोड़ा सा दूर रहिए। ये आपकी लोककथा में अदर स्वामिता ज्यादा है। अब आपने कहा घर जाकर मैं मारी जाऊंगी, ये गलत है। अगर मैं घर गई तो मम्मी पीटेगी, मारी जाऊंगी और पिछले में पूरी सी लाइन में वो आप जजमेंट कर लीजिएगा। अच्छा प्रयास है, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इतने सटीक समीक्षा और विचार हर लोग नहीं दे सकते, ये तो वह मैं जानता हूँ। मैं उनकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब ज़्यादा नहीं, 2-3 और रचनाकार हैं। अनीता मिश्रा सिद्धि जी बहुत देर से बैठी हैं और चूँकि बाद में जुड़ी भी थी, लेकिन लगातार वो सबकी रचनाओं को सुन रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी रुचि तमाम विधाओं के प्रति है। अनीता मिश्रा सिद्धि जी, आप अपनी एक लघु कथा का पाठ कीजिए। जी, प्रणाम। और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज जिसे और पद पर आई हूँ और सीख रही हूँ, उनके समक्ष में क्या लघु कथा का पाठ कर रही हूँ। एक लघु कथा का पाठ कर रही हूँ। आज योगराज सर जी को सादर नमन। ये माइक के गूंज रहा है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है। कोई माइक बंद कर लीजिए। माइक कोई बंद कर लीजिए। किसी और विजय कुमार जी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है, अभी भी भूल गई। इसलिए 2 माइक बिना कोई रखा है, 2 माइक इसीलिए आवाज बोले जिसको बुलाओ। हेलो, कैसे अच्छा, मैं दूसरे को बुला कर देखता हूँ, उसके बाद आपको बुलाऊंगा।
महेश जी हैं क्या? पाठ कैसे करें सर, भूल रहा है इतना। हेलो हेलो एक मिनट छोड़ जाओ जी, पाठ में कोई नहीं सर, कोई नहीं। हेलो 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 अनिता जी के माइक में लग रहा है, कोई बोल रहा है तो दिक्कत नहीं दिख रही है, उनके ही बोलने से दिक्कत चल रही है। अनिता जी एक बार माइक आप ऑफ कर लीजिए, ऑफ करके फिर चेक हो जाएगा। सुनो ना। हेलो, हाँ आप तो ठीक लग रहा है। हाँ हाँ आप ठीक है, ठीक है। अनिता जी के माइक में आप माइक को बंद कीजिए तो। हेलो, अब तो ठीक जा रहा है। आपका ठीक है। हाँ तो उन्हीं का कुछ खराबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। और कोई एक महेश जी हैं हमारे मंच पर, यदि आप अभी हैं मंच पर तो आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी एक लोक कथा का पाठ कीजिए। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं कृपया बतला दीजिएगा। आपको प्रणाम है, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, सीखने के लिए बैठा था। अच्छा, बहुत बहुत फिर भी आपका निवेदन है तो एक रचना में सुनाऊंगा। गुप्ता जी, आपको सेवानिवृत्त हुए 2 वर्ष हो गए हो रहे हैं, सारी रकम मिल गई क्या? अरे कहाँ, अभी भी एक प्रकरण की राशि अटक रखी है। क्या बात करते हो, मेरे तो 1 महीने में ही सारे प्रकरण हल हो गए थे। रुको, मैं अभी ऑफिस में बात करता हूँ। हेलो बाबूजी, हमारे गुप्ता जी का प्रकरण क्यों खटका रखा है? तुम्हें तो पता ही है कि प्रकरण सिस्टम से निपटता है। गुप्ता जी को भी समझाइए, ऐसे कोरे कागज चलाने से प्रकरण थोड़ी निपटते हैं। गुप्ता जी समझते नहीं, आपके सिस्टम को समझा दीजिए। सिस्टम के से चलेंगे तो उनके सारे पैसे तुरंत निकल जाएंगे, जैसे कि आपके निकल गए। अब गुप्ता जी सिस्टम से चलते नहीं, कागज दौड़ते रहते हैं। आजकल कागजों को कौन ध्यान देता है? उनके चप्पल घिर जाएंगे पर पैसा नहीं निकलेगा। उन्हें भी सिस्टम समझाओ, कहो सिस्टम से आए तो। ये छोटा सा प्रयास है। बहुत अच्छा रहा सर। योगराज प्रभाकर जी, अब माइक को खोल लीजिएगा। हाँ गुप्ता जी, आपकी जो रचना है अच्छी लगी। ये वाकई ऐसे ही होता है आजकल। लेकिन मेरा सवाल फिर एक और है। आप पहली बात तो ये है कि आपने रचना का शीर्षक नहीं बताया कि रचना का शीर्षक। और दूसरी बात ये है कि आपका जो ये पीएफ विड्रॉल का जो सिस्टम है ये चेंज हो चुका है। अब पहले वाला काम ही ना, बाबुओं की या ऑफिस वालों की जो है वो बीच में जो क्या उसको बोलते हो खत्म हो गई है। मैं अभी पिछले साल मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ और मेरा जो पीएफ था वो 48 आवर आ गया, जबकि 7 दिन का समय है। आप जो इसको सत्यात्मक रूप से मेरा ही माइक बोलता है, लेकिन आपका प्रयास अच्छा है। अगर आप उस रचना का शीर्षक ही बोलते तो और अच्छा होगा। थैंक यू। ठीक सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझको नहीं लगता कि और कोई भी रचनाकार बचे होंगे। यदि कोई हो तो तुरंत आवाज़ दें, और नहीं तो मैं समापन की ओर बढ़ूंगा। अनीता जी की माइक ठीक हुई कि नहीं, अंत में मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ अनीता जी, यदि आपकी आवाज़ ठीक हो तो, माइक ठीक हो तो कृपया एक बार बोलिए। आप कोई ईयरफोन वगैरह यूज नहीं कीजिएगा, सीधे बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? लगता है आप ही में आप कुछ खराबी है आपके माइक में। एक सुझाव देना चाहूंगी, वो अपनी रचना किसी को दे दे और वो उनका पाठ कर दे।
किसी को फॉरवर्ड कर दे और वो उनका पाठ कर दे। जी अनीता जी, आप चाहती हैं कि आपके लोग कथा पाठ हो तो आप जल्दी कहीं आप किसी को अपने मित्र को भेज दें जो इसमें हो, लेकिन सब तो माइक खोले हुए होगा। हम कहाँ पढ़े, तो माइक लगा हुआ उसी के लगा माइक। चलिए, नहीं हो पा रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगली बार तो हम इस कार्यक्रम को अब समापन क्यों ले जाते हैं। कोई यदि बच्चे हों तो कृपया तुरंत बतलाएंगे। हम मुझे नहीं लगता कि अब कोई बचे हुए हैं। सारे रचनाकार लोग, इतने सारे रचनाकार आज माइक को ऑफ कर लीजिएगा आप। हाँ, तो इतने सारे, मुझे तो लग रहा था कहीं मेरा ही माइक खराब ना हो, तो मैं बड़ा सोच रहा था क्या करूं, लेकिन देखें कि आप माइक बंद की तो फिर हम लोग का ठीक हो गया। तो चलिए, संयोग होता है। आज का कार्यक्रम बहुत ही मुझे, अब मैं क्या बोलूं कि सफल रहा, ये तो आप लोग महसूस कर रहे होंगे, आप लोग बोलिएगा। और अंत में यह कार्यक्रम का समापन के लिए मैं चाहूँगा कि अंत में हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मंजू सक्सेना जी हैं, वो अपना धन्यवाद ज्ञापन सबके प्रति प्रकट करते हुए कार्यक्रम का अंत करेंगी। लेकिन समूचे तौर पर एक अध्यक्ष टिप्पणी अंत में कुछ समय के लिए मैं योगराज प्रभाकर जी को पुनः बुला रहा हूँ कि कृपया आप समापन के समय अपनी एक छोटा सा और विचार दें, अध्यक्ष टिप्पणी कुछ समय शब्दों में, और उसके बाद डॉक्टर मंजू सक्सेना धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। बहुत सफल कार्यक्रम रहा। मैं रचनाओं पर और भी ज्यादा बोलना चाहता था, लेकिन एक समय की सीमा होती है। मैं ईश्वर जी को एक सलाह देना चाहूँगा, ये मेरे बड़े भाई हैं, कि जितनी रचनाएं शामिल की जाए वो समीक्षक को पहले भिजवा दें। अब जैसे मैंने फूलों की रचनाओं के ऊपर बड़ा खुल के बोला, बाकियों के ऊपर मैं खुल के नहीं बोल पाया, ठीक है। और एक रचना मुझे सुनाई नहीं दी नीचा बात, तो बेहतर है कि एक दो जो भी आप देते हैं तो उन्हें आप जो है वो रचनाएं पहले ही सुना देते। अब मेरी पोती आ गई है सर, ये कहने के लिए कि चाय का टाइम हो गया। सही बात है, अगर हम लोग सामने होते तो चाय पीते एक साथ। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं योगराज प्रभाकर जी। और पुनः योगराज जी अब आराम से चाय पीजिए। लेकिन आप अंत तक रहें और आपका सहयोग मुझे भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं डॉक्टर मंजू सक्सेना से निवेदन करूंगा कि संस्था की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। मैं आदरणीय आज के अध्यक्ष, इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय योगराज प्रभाकर जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर एक लघु कथा की बहुत बारीकी से समीक्षा की। उसमें हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा। एक दूसरे की लघु कथा की समीक्षा से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा कि हमारे लघु कथाएं में क्या कमियां हैं। इसके लिए मैं पुनः उन्हें आभार उनका व्यक्त करती हूँ। और आज इस गोष्ठी में सम्मिलित आदरणीय अनीता रश्मि जी, जो कि स्वयं में एक बहुत बड़ी लघु कथाकार हैं, और सभी बाकी लघु कथाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस संस्था की ओर से कि आप लोगों ने आकर आज इस गोष्ठी में का मान बढ़ाया और कुछ सीखा। हम अगली गोष्ठी के लिए हम लोग तैयार रहें। मैं साथ ही सिद्धेश्वर जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी गोष्ठी सजाई। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी साहित्यकारों का। और इसके बाद मैं समापन करूंगा। बिना आपके सहयोग से इतनी अच्छी महफिल तो जम ही नहीं सकती थी, लेकिन मैं आज के इस कार्यक्रम को जिस तरह कविता की महफिल होती है, मैं लघु कथा की महफिल कहूँगा और आप सबको परिणाम निवेदित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। अगली बार मिलते हैं। अगली बार हम लोग सबको मिलते हैं।